नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही खास और एक इम्पोर्टेंट वीडियो। लेकिन पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपनी राय और सुझाव देना ना भूलना। आज का सवाल, मानव की सबसे बड़ी इन्वेंशन कौन सी है। आपके लिए आग हो सकती है, आग जो गर्मी प्रोटेक्शन या खाना पकाने में आपकी मदद करती हो, या फिर व्हील जो ट्रांसपोर्टेशन कर सके। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेंशन की जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस इन्वेंशन की कीमत ही नहीं, या फिर हम उसे सबसे बड़ी इन्वेंशन नहीं मानते। हाँ, आपने सही सुना, ये पैसे हैं। आगे हम समझेंगे कि पैसे का इन्वेंशन किस प्रकार हुआ और पैसे कैसे क्रिएट किए जाते हैं। बार्टर सिस्टम या फिर अदल बदल पद्धति। पहले हम लोग सामान और सेवा को सीधे एक दूसरे के साथ अदल बदल कर लेते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम या फिर अदल बदल पद्धति कहते हैं। लेकिन इसमें हमेशा एक समस्या थी, अनइक्वालिटी या फिर असमानता की। अगर मैं चावल उगाता हूँ और आप लोहार हैं, तो मुझे कितना चावल देना पड़ेगा एक हंसिया के लिए। इसमें व्यक्ति का सीधा सीधा नुकसान होता है। इसके अलावा समस्या थी संपत्ति को स्टोर करने की। मान लीजिए मैं किसान हूँ और मैं सिर्फ आम बेच सकता हूँ। जब आम का सीजन आता है लेकिन आम जल्दी खराब हो जाते हैं, तो मैं अपनी संपत्ति को कभी भी संग्रह या फिर स्टोर नहीं कर सकता। और फिर आता है एक और प्रॉब्लम, डिमांड या फिर खपत का। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं चाहिए, तो आपका बार्टर सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप अपना सामान या फिर आपकी सामग्री बेच नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। कमोडिटी मनी, इसमें लोगों ने अक्सर इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे नमक या सोने के बदले में दूसरी चीजें खरीदी और फिर उन्हें यूज किया ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम थी, कमोडिटी मनी की कीमत कांस्टेंट नहीं थी। यानी अगर आपके पास गोल्ड कॉइन है तो उसकी कीमत वही होगी जितनी गोल्ड की। फिर आए हमारे राजा और महाराजा, जिन्होंने सामान के बदले कॉइन बनाना शुरू किया और इन कॉइन्स पे इमेजेस छापी जाती थी जो उस कॉइन की कीमत को दुरुस्त कर देती थी। लेकिन फिर से एक समस्या थी, किंग्स और रूलर्स ने कॉइन के वेट्स को कम कर दिया और चीपर मेटल का इस्तेमाल किया। इससे कॉइन की असली कीमत खो गई और जन्म हुआ पैसे के मायाजाल का। अब कॉइन की कीमत मेटल की कीमत से नहीं बल्कि सरकार और बैंक के फैसले से डिसाइड की जाती थी। मेसोपोटामिया शकेल की मुद्रा पहला ज्ञात रूप है कॉइन का, जो लगभग 5000 साल पहले उभरा था। सबसे पुराने कॉइन्स 650 और 600 ईसा पूर्व की हैं। एशिया माइनर में लाइडिया और आयोनिया के रईस लोग सेनाओं का भुगतान करने के लिए स्टैम्प्ड चांदी और सोने के सिक्के इस्तेमाल किया करते थे। 600 ईसा पूर्व में लीडिया के राजा एलिएटस ने पहली बार ऑफिशियल मुद्रा, जिसका नाम था लाइडियन स्टेटर, को बनाया था। सिक्के इलेक्ट्रम से बनाए जाते थे, जो चांदी और सोने के मिश्रित प्राकृतिक रूप थे। सिक्कों पर चित्र अंकित थे जो उसके डिनोमिनेशन का काम करते थे। कॉइन और मुद्रा के लिए डिफरेंट मटेरियल्स का यूज किया जाता था, जिनमें से कुछ थे चमड़े, छाल, तांबा और कीमती धातु जैसे सोने और चांदी की तरह। 1661 में यूरोपीय बैंक नोट स्वीडन में दिखाई दिया। बैंक नोटों की अवधारणा पहली बार 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो जैसे यात्रियों द्वारा पेश की गई थी। चीन ने 7वीं शताब्दी में तांग डायनेस्टी के दौरान नोट जारी करना शुरू किया था। पहला क्रेडिट कार्ड 1946 में पेश किया गया। जॉन बिगन्स नामक बैंकर द्वारा लॉन्च किया गया था चार्जेट कार्ड, और ये केवल बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया। इस कार्ड के जरिए ग्राहक क्रेडिट पर केवल स्थानीय खरीदारी कर सकते थे। और अब हम एक अलग दुनिया में थे, मॉडर्न मनी यानी फिएट करेंसी की दुनिया। फिएट करेंसी एक तरह का पैसा होता है जो सरकार द्वारा बनाया जाता है और इसका कोई फिजिकल वस्तु जैसे सोना या चांदी से सपोर्ट नहीं होता। फिएट पैसे की कीमत बड़ी हद तक उसके बनाने वाली सरकार या उसकी जनता के विश्वास पर आधारित होता है, जो आमतौर पर देश की सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। मॉडर्न मनी की दुनिया एक ख्याली दुनिया है जिसकी कीमत सिर्फ वो है जो हम उसमें देते हैं। इसी तरह से बैंक्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दुनिया भर में बॉन्ड्स और ट्रेजरी नोट्स खरीदते थे और सरकार उन पैसों से अपनी जरूरतें पूरा करती थी। लेकिन जब सरकार अपना कर्ज चुकाती तो वो पैसा वापस उसी तरह से क्रिएट कर लेती थी, बड़े ही अप्रत्याशित रूप से। ये प्रक्रिया डिफरेंट सिस्टम के माध्यम से होती है, जिसमें मेनली सेंट्रल बैंक, भारत में जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो इन्वॉल्व होती है। जब सरकार अपना कर्ज चुकाती है तो
रिजर्व बैंक आमतौर पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में शामिल होती है। अब समझते हैं ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिजर्व बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, बॉन्ड्स होती हैं जो ओपन मार्केट में बेची जाती हैं। ये बॉन्ड्स पहले व्यक्ति, बैंक या संस्थान द्वारा खरीदी गई होती हैं। जब रिजर्व बैंक ये सुरक्षा बेचती है तो असल में मनी को सिस्टम से हटा देती है या बोल सकते हैं माइनस कर देती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस द्वारा रिजर्व बैंक कुछ चीजों को फॉलो करती है, जैसे कि मार्केट में मनी की लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, सरकारी बॉन्ड्स पर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स बनाए रखना, मनी सप्लाई को कम करना जिससे इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़े, मार्केट में रुपए की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखना। अब हम समझेंगे कि आरबीआई इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अनलिमिटेड मनी प्रिंट क्यों नहीं कर सकता। क्या कारण है कि आरबीआई अपने मनी प्रिंटिंग को लिमिटेड रखता है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला है मिनिमम रिजर्व सिस्टम और दूसरा है इन्फ्लेशन। भारत में करेंसी प्रिंटिंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर की जाती है। ये सिस्टम इंडिया में 1957 में इम्प्लीमेंट हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आरबीआई को मिनिमम 200 करोड़ का एसेट्स अपने पास रखना पड़ता है। इन 200 करोड़ में 115 करोड़ सोने या गोल्ड बुलियन के रूप में होते हैं और बाकी 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के रूप में। इतनी संपत्ति रखने के बाद ही इंडियन एक्ट 1934 के तहत आरबीआई नोट प्रिंटिंग कर सकता है। आरबीआई के पास 10,000 रुपीस के डिनोमिनेशन के नोट प्रिंट करने की सहूलियत है। इन सब नोटों पे आरबीआई गवर्नर द्वारा एक प्रॉमिसरी नोट लिखा होता है जो केवल ये इंश्योर करने के लिए प्रिंट होता है कि आरबीआई ने करेंसी वैल्यू के बराबर का गोल्ड एसेट अपने पास सुरक्षित रखा है। ये प्रॉमिसरी नोट एश्योर करता है कि वॉर, नेशनल कैलामिटी, इन्फ्लेशन या डिप्रेशन जैसे सिचुएशंस में आरबीआई कभी भी नॉन पेयर या फिर डिफॉल्टर नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 100 रुपए की करेंसी है तो उस नोट की एक्सचेंज वैल्यू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हाल में आरबीआई उस 100 रुपीस की वैल्यू के बराबर गोल्ड या गुड्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप मान लीजिए आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन करेंसी से ज्यादा इंडियन करेंसी नोट प्रिंट करता है, लेकिन जब उन नोट्स की वैल्यू के बराबर का एसेट्स इंडिया के पास नहीं होगा या फिर आरबीआई के पास नहीं होगा तो किसी भी आर्थिक संकट में आम जनता को कुल नोट्स की कीमत आरबीआई पे नहीं कर पाएगा। अगर आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन रिजर्व से ज्यादा नोट प्रिंट करता है तो ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन रुपीस की वैल्यू कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नोट्स के बराबर आरबीआई के पास रिजर्व न होने के कारण इंडियन करेंसी पर फेथ बनाए रखना सरकार के लिए मुश्किल साबित होगा, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स भी हो सकती है। चलिए हम लोग हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग की वजह से क्या हो सकता है। 1920 वीमर रिपब्लिक जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वीमर रिपब्लिक जर्मनी को हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाइपर इन्फ्लेशन फेस करना पड़ा। कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी, लोगों के बेसिक नीड्स के सामान के लिए कैश की जरूरत पड़ी। वर्ल्ड वॉर के लॉस को कवर करने के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में करेंसी प्रिंटिंग का सहारा लिया, जिससे करेंसी पर डिस्ट्रक्टिव डिवैल्यूएशन हुआ। एसेट्स वैल्यू की मात्रा कम होने के कारण करेंसी की वैल्यू कम होती चली गई और गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बहुत ज्यादा। 1923 में मंथली इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 29,500 तक पहुंच गया था। जुलाई 1922 में गुड्स के रेट तकरीबन 700% तक बढ़ गए थे। गवर्नमेंट को पहले मिलियन और फिर बिलियन डिनोमिनेशन की करेंसीज को प्रिंट करना पड़ा। नवंबर 1923 में 1 अमेरिकन डॉलर की वैल्यू तकरीबन 4,210,500,000,000 जर्मन मार्क थी। ऐसा ही सिचुएशन वेनेजुएला में पिछले कई सालों से दिख रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वेनेजुएला में कंज्यूमर प्राइसेस 2017 से 2018 तक 65,000% तक बढ़ चुकी थी। 2020 तक ये सालाना मात्र 2,360% और 2023 तक 400% तक आ गई थी। आज इस देश का हाल कुछ ऐसा है कि वेनेजुएला में 1 लाख तक के करेंसी के नोट की वैल्यू 0 के बराबर है। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू मेंटेन करने के लिए आरबीआई और भारतीय सरकार फॉरेन रिजर्व के साथ बैलेंस मेंटेन करती है। चलिए अब हम समझते हैं इन्फ्लेशन को एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग के लॉजिक से। इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का बढ़ना होता है। वैसे तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि वॉर, नेचुरल कैलामिटीज, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उनमें से प्रमुख कारण है डिमांड एंड सप्लाई का, यानी कि गुड्स या सर्विसेज की डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा होना। इनफैक्ट गुड और सर्विसेज की डिमांड भी कई कारणों से बढ़ती है। उसमें से एक है परचेजिंग पावर या फिर
बाइंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि एक करेंसी की एक यूनिट से आप मार्केट में कितने सामान या फिर सर्विसेज खरीद सकते हैं। मान लो 1950 में 100 रुपीज से 2020 के मुकाबले ज्यादा सामान और सर्विसेज खरीदे जा सकते थे। इसका मतलब ये है कि 1950 में इंडियन रुपीस की परचेजिंग पावर 2020 से ज्यादा थी। अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है मगर उनकी सप्लाई उस रेट से नहीं बढ़ती तो लोगों की बाइंग पावर और डिमांड सप्लाई में गैप आ जाता है। उस गैप को कम करने के लिए प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ते हैं, जिसके द्वारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का होना बहुत कॉमन है। अगर इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी में कुछ समय तक मौजूद है तो उससे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन जब इन्फ्लेशन लोगों की बेसिक नीड्स को अफेक्ट करे तो इकोनॉमी पे इसका असर पड़ने लगता है। अब यदि आरबीआई अनलिमिटेड प्रिंटिंग के द्वारा ह्यूज क्वांटिटीज में करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, बट उसी रेशियो में देश में प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने लगती है। और अगर रेज्ड डिमांड को सप्लाई सिस्टम द्वारा बैलेंस नहीं किया गया तो इन्फ्लेशन जोर से बढ़ने लगेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर या फिर बाइंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर करेंसी इसी तरह से अनलिमिटेड वे में डिस्ट्रीब्यूट होते गए तो इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ जाएगा कि बेसिक नीड्स का सामान 10 गुना से 100 गुना ज्यादा दामों में बिकेगा। कुछ इसी तरह ड्रास्टिक स्टेप्स जिम्बाब्वे ने अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए उठाए थे। जिम्बाब्वे में इकोनॉमिक इश्यूज 1990 से चल रहे थे, जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए देश की सरकार ने मार्केट में सर्कुलेशन के लिए अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग का सहारा लिया। बट कंटिन्यूअस प्रिंटिंग की वजह से देश में इन्फ्लेशन 7वें आसमान तक पहुंच गया और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ तक कि बिलियन डॉलर के नोट्स इस देश में प्रिंट होने लगे थे, जिसके बाद देश की इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन के मोड तक पहुंच गई। इस देश की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए लोगों को बंडल लेकर बाहर जाना पड़ता था। एक 2008 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6 बिलियन % तक पहुंच गया था। एट दी एंड जिम्बाब्वे द्वारा अपनी करेंसी को अबैंडन करना पड़ा और फॉरेन करेंसी का उपयोग शुरू करना पड़ा, जिससे देश को हाइपर इन्फ्लेशन से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। क्रिएटिंग मनी। रिजर्व बैंक के थ्रू पैसे को अननोटिस्ड और अनएक्सपेक्टेड तरीके से बनाया जाता है। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिजर्व बैंक कैसे काम करता है। रिजर्व बैंक देश का फाइनेंशियल सिस्टम का मेन कंट्रोलर है। इसका काम होता है देश के इकोनॉमी को रेगुलेट करना और मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने में मदद करना। एक इम्पोर्टेंट तरीका जिससे रिजर्व बैंक पैसे क्रिएट कर सकता है वो है करेंसी प्रिंटिंग और डिजिटल करेंसी क्रिएशन। रिजर्व बैंक नोट्स और कॉइन्स प्रिंट करके पैसे क्रिएट कर सकता है। जब रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में और पैसे की जरूरत है तो वो न्यू करेंसी नोट्स और कॉइन्स प्रिंट करवा लेता है। इस प्रोसेस में फिजिकल करेंसी क्रिएट होती है, लेकिन इससे इकोनॉमी में नए पैसे का सप्लाई बढ़ जाता है। रिजर्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी क्रिएट कर सकता है। जब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिजर्व बैंक से लोन लेना होता है तो रिजर्व बैंक उनके रिजर्व अकाउंट्स में डिजिटल करेंसी डिपॉजिट कर देता है। ये डिजिटल करेंसी बैंक्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होते हैं। अब जब रिजर्व बैंक न्यू करेंसी या डिजिटल करेंसी क्रिएट करता है तो इसे अननोटिस्ड और अनएक्सपेक्टेड होने की बात कही जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस में फिजिकल एसेट्स जैसे कि गोल्ड या सिल्वर का कोई बैकिंग अप या फिर आधार नहीं होता। रिजर्व बैंक अपनी अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी के भरोसे पैसा क्रिएट करता है। इससे इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई इंक्रीज होती है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन पर असर पड़ता है। लेकिन रिजर्व बैंक को पैसे क्रिएट करते वक्त रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है ताकि इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ना हो। इसलिए रिजर्व बैंक केयरफुली मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करता है और पैसे क्रिएट करने के डिसीजन